बच्चे आज हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। और ये जो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट है ये इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत सी डे टू डे लाइफ में ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी जहाँ पे सरफेस टेंशन लगती है। तो जब आप इस कंसेप्ट को सुनेंगे तो आपको आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि कैसे सरफेस टेंशन का कंसेप्ट कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, नेम से इंडिकेट हो रहा है टेंशन एक तरह का फोर्स है, और लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो टेंशन फोर्स लग रही है उसे सरफेस टेंशन बोल देते हैं बड़ी सिंपल सी टर्म में। देखो होता क्या है, एक तो सबसे पहले बात हमने लिक्विड्स की ही करनी है क्योंकि सरफेस टेंशन का कंसेप्ट लिक्विड से ही कंसर्न है। गैसेस के फ्री सरफेसेस नहीं होते तो सरफेस टेंशन गैसेस में नहीं लगती, लिक्विड्स में लगती है। और वो लिक्विड जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है, स्मॉल क्वांटिटी में है, जैसे स्मॉल लिक्विड ड्रॉप है और वो रेस्ट पे पड़े हुए हैं और उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी वो सब निग्लिजिबल है। तो वो सारे लिक्विड एक स्फेरिकल शेप को ऑक्यूपाई करते हैं। दे एज्यूम स्फेरिकल शेप। ठीक है, आपने देखा होगा कि रेन ड्रॉप्स आर ऑल्सो स्फेरिकल। रेन ड्रॉप्स देखिए स्फेरिकल हैं। ड्यू के ड्रॉप्स देखे होंगे, ड्यू ड्रॉप स्फेरिकल हैं। ठीक है, अब ये देखो ये सब स्फेरिकल क्यों है। मर्क्यूरी के ड्रॉपलेट्स, मर्क्यूरी जब थर्मोमीटर आपका टूटता है, मर्क्यूरी नीचे गिरती है तो वो सारे उसके भी ड्रॉप्स जो हैं वो स्फेरिकल हैं फॉर ए गिवन वॉल्यूम। अब होता क्या है, क्योंकि ये जो सारे लिक्विड्स हैं इनका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम है, और इनका जो फ्री सरफेस है, इन सारे ड्रॉप्स का जो फ्री सरफेस है वो कोशिश करता है कि मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे। ठीक है, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव करता है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मतलब खींची खींची बॉडी। जैसे रबड़ का जो सरफेस है, अगर रबड़ को हम ऐसे खींच दे तो उसका जो सरफेस ऊपर वाला है वो खिंच गया, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, इलास्टिक स्किन की तरह बिहेव करता है उनका टॉप वाला सरफेस। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, रेन ड्रॉप्स, ड्यू ड्रॉप्स, दे ऑल आर इन स्फेरिकल इन शेप, और वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करते हैं क्योंकि जो वाटर का फ्री सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, इलास्टिक स्किन की तरह बिहेव करता है, और उसका हर पार्ट अंडर टेंशन होता है और वो टेंशन एक्ट करती है सरफेस के पैरेलल। ठीक है, this tension in the free surface of a liquid that are rest is known as surface tension. Clear? अब फिर डेफिनेशन क्या हुई सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है, ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, और वो किस पे हो, एट रेस्ट पे हो, बाय विच जो उनका फ्री सरफेस है, बाय विच फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड behaves like a stretched membrane tending to contract. stretched होता है इसलिए contract हो जाता है, so that या so as to occupy minimum surface area. मिनिमम सरफेस एरिया। ओके बच्चे, ये मिनिमम सरफेस एरिया कैसे ऑक्यूपाई करता है इसका कंसेप्ट आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी में मिलेगा। जस्ट अभी आप अंडरस्टैंड कीजिए कि सरफेस टेंशन है क्या, कि कोई भी लिक्विड की जो ड्रॉप है वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करती है क्योंकि उसका फ्री सरफेस एक खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फाइन, इसको हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, उसको पढ़ने के लिए जो क्वांटिटेटिव डिस्कशन है, मतलब कि सरफेस टेंशन मैथमेटिकली हम कैसे निकालते हैं हम वो देखेंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे इस हेडिंग के अंदर, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। इसके लिए हमने क्या कंसिडर किया, एक सरफेस लिक्विड का और उसमें एक इमेजिनरी लाइन ए टू बी ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये टेंजेंशियली ड्रॉ किया हमने फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे, और इस लाइन, ये जो लाइन है सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, सपोज दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, फर्स्ट पार्ट सेकंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है और सेकंड पार्ट फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। मींस लाइन जो है सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो वो जो फोर्स लगा रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि इमेजिनरी लाइन की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ पुल है विच इज एक्टिंग राइट एंगल टू साइड ए एंड बी ऑन बोथ द साइड इज directly proportional to length of this imaginary line A to B.
तो जब ये इस पे फोर्स लगा रही है, ये इस पे फोर्स लगा रही है, तो लिक्विड का जो सरफेस है वो रबर की शीट की तरह बिहेव करने लग जाता है और सरफेस में खिंचाव सा बन जाता है। तो सरफेस टेंशन फिर मेजर कैसे होती है कि दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर फोर्स कितना लगा रही हैं पर यूनिट लेंथ। सो दिस टर्म इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। फोर्स जो दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो हाउ कैन आई डिफाइन इट? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर साइड ऑफ दिस imaginary line which is drawn on the free surface of the liquid tangentially. Clear? तो इससे यहाँ से हम इसका यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर। इन सीजीएस सिस्टम इट्स यूनिट इज डाइन पर सेंटीमीटर। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट्स डायमेंशन बाय पुटिंग द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड लेंथ। फाइन। तो ये है सरफेस टेंशन का कंसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे इसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सरफेस मिनिमम सरफेस एरिया कैसे एक्वायर करता है फ्री सरफेस। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, इसके लिए हमने क्या कंसिडर किया, एक सरफेस टेंशन को हम मॉलिक्यूलर थ्योरी पे एक्सप्लेन करने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें ए बी सी डी। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने 4 मॉलिक्यूल्स ए बी सी डी कंसिडर किए और उनको हमने एक कंटेनर जिसमें वाटर फिल है और पी क्यू आर एस, ये एक सरफेस की फिल्म है जो फ्री सरफेस है, इसे बोलते हैं सरफेस फिल्म। सच दैट P से S तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू Q टू R डिस्टेंस है। जो 4 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, एक मॉलिक्यूल बिल्कुल सरफेस के अंदर है, इसे A बोल रहे हैं, और जो B मॉलिक्यूल है वो फिल्म में है, ऐसे सरफेस फिल्म में, लेकिन है सरफेस के अंदर, और C मॉलिक्यूल थोड़ा सा सरफेस से बाहर है, ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल, और ये ऐसे, दिस इज B एंड दिस इज C। जो D मॉलिक्यूल है वो इस तरह से हमने चूज़ किया है कि उसका हाफ पार्ट सरफेस फिल्म से बाहर है और बाकी का पार्ट अंदर है। दिस इज डी। जो बच्चे मैं सफ़ियर बना रही हूँ, इसका मतलब इसे ये जो सफ़ियर मैंने बताया इसे बोलते हैं सफ़ियर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या है कि इसके सेंटर में एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, और उसकी इंटरेक्शन आसपास वाले मॉलिक्यूल से हो रही है। तो जहाँ तक इंटरेक्शन हो रही है उसके अराउंड मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, इमेजिनरी सफ़ियर ड्रॉ कर दिया, तो उसे बोलते हैं सफ़ियर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो हम एक मॉलिक्यूल को नहीं देख रहे, मॉलिक्यूल के आपस में इंटरेक्शन भी है बाकियों से, तो एक जो इंटरेक्शन तक का दायरा सा मैंने इमेजिनरी ड्रॉ कर दिया, दैट इज सफ़ियर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है। तो ये जो सफ़ियर ऑफ इन्फ्लुएंस है ए और बी का, ये तो लिक्विड के बिल्कुल इनसाइड लाई कर रहा है, और इस मॉलिक्यूल के लिए भी और इसके लिए भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जितने ऊपर है अपर हाफ में है उतने ही मॉलिक्यूल्स लोअर हाफ में है। तो जो इस पे कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, कोहेसिव फोर्सेस सेम स्ट्रैंड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, तो इसमें जो रिजल्टेंट अपवर्ड कोहेसिव फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड के इक्वल है, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर हैं उतने नीचे हैं। ऐसे ही बी में जितने कोहेसिव फोर्सेस नीचे लग रहे हैं उतने ही कोहेसिव फोर्सेस ऊपर लग रहे हैं। तो डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्सेस इज इक्वल टू अपवर्ड कोहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट। ठीक है। तो नेट फोर्सेस ऑफ कोहेशन ऑन मॉलिक्यूल ए एंड बी इज 0, क्योंकि दे विल कैंसिल विद ईच अदर, जितने अपवर्ड उतने कोहेसिव फोर्सेस नीचे फॉर मॉलिक्यूल ए एंड बी। अब मॉलिक्यूल सी में क्या है, जो सफियर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो पार्शियली आउटसाइड द लिक्विड है, मतलब थोड़ा सा लिक्विड से ऊपर है। उसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो अपर साइड हैं वो कम है, और लोअर साइड सफियर ऑफ इन्फ्लुएंस से नीचे मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स, कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो नेट डाउनवर्ड को लगेंगे ज़्यादा, और ऊपर कोहेसिव फोर्सेस थोड़े कम हैं। फाइन। तो नेट फोर्सेस कैंसिल नहीं हुए। अब डी में क्या है, जो मॉलिक्यूल डी है उसके जो अपर हाफ में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है आउटसाइड दिस लिक्विड वो ज़्यादा है, कम है, और लोअर हाफ जो है वो कम है, मतलब कम है नीचे को। नीचे को कोहेसिव फोर्सेस कम लगेंगे, ऊपर को कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा लगेंगे। ठीक है। तो मैक्सिमम जो नीचे को डाउनवर्ड फोर्स, कोहेसिव फोर्सेस नीचे को यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर को, बट दोनों कैंसिल नहीं होंगे।
ठीक है। बच्चे जो डी का केस है उसमें नीचे को मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, ऊपर इंटरेक्शन किससे है, एयर के मॉलिक्यूल से, तो अट्रैक्शन फोर्सेस जो डाउनवर्ड की हैं दे आर मच मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एयर और वेपर्स के मॉलिक्यूल जो अपर पार्ट में है, तो डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा लगेंगे एज कंपेयर टू अपवर्ड फोर्सेस, तो मैक्सिमम नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा कोहेशन का मॉलिक्यूल डी के ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जो लिक्विड के अंदर ड्रॉप्स थी उनके ऊपर नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द मॉलिक्यूल क्योंकि वो बिल्कुल सरफेस के बिलो हैं, बट जो सरफेस से ऊपर है उनमें नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है कोहेशन का, और जैसे लिक्विड सरफेस फिल्म से ऊपर आता जाता है तो ये जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब जो ये डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो तो उनको नीचे को खींच रहे हैं, बट कुछ ये लिक्विड अगर ऊपर जाना चाहेगा तो कुछ वर्क डन उसे ऊपर जाने के लिए करना पड़ेगा, इन डाउनवर्ड फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, कोहेशन के फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए इस लिक्विड ड्रॉप के ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल टू द सरफेस फिल्म from anywhere below it, some work has to be done against the inward cohesive forces, और वो इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे लिक्विड को ज़्यादा बाहर करना है सरफेस फिल्म से, एट दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी जैसे ही लिक्विड के ड्रॉप सरफेस से बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, इंक्रीज हुई वाली पोटेंशियल एनर्जी है, बट सारी ड्रॉप्स जो हैं वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, लिक्विड का जो सरफेस है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम सब सारे सिस्टम में इक्विलिब्रियम चाहिए, तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए सरफेस में कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज भी कर रही है जैसे लिक्विड सरफेस फिल्म से ऊपर आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तभी ये जो सिस्टम है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेट होगा, और पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए इस सरफेस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करने के लिए सरफेस तभी मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगा और खिंचा हुआ फील करेगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ताकि पूरा सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेट हो जाए। तो अपर इस सरफेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, इसीलिए ये सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। यही सारा सरफेस टेंशन का कंसेप्ट है। क्लियर? बच्चे सुनिए, जो रेन ड्रॉप्स हैं मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस दे रही हूँ, कुछ बता रही हूँ कि आपने नेचर में सरफेस टेंशन का कंसेप्ट कहाँ पे देखा है। तो वी आर डिस्कसिंग सम एक्सपेरिमेंट्स जो डे टू डे लाइफ से लिंक करते हैं और आप सबने ऑब्जर्व भी किए हुए हैं टू एक्सप्लेन सरफेस टेंशन। फर्स्ट बच्चे, वेरी फर्स्ट, एज यू ऑल नो, रेन ड्रॉप्स जो हैं वो हमेशा सफेरिकल होते हैं, और मर्क्यूरी के ड्रॉपलेट्स, रेन ड्रॉप्स आर सफेरिकल। इसका रीज़न तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि रेन के ड्रॉप्स, ड्यू के ड्रॉप्स ऑल आर सफेरिकल क्योंकि उनको मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना है। बट बच्चे मर्क्यूरी की अगर आप हम बात करें, जो मर्क्यूरी है वो जब ऐसे गिरती है ना सरफेस पे थोड़ी फ्लैटेंड हो जाती है, मिडल से फ्लैट होती है, और जो राउंड इसके जो एजेस है ना वो राउंड हो जाते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी, या मैं सिंपली कह देती हूँ कि मर्क्यूरी जब गिरती है तो इसकी शेप ओवल होती है, सफेरिकल परफेक्टली नहीं होती है। इसका रीज़न क्या है, जब मैंने सरफेस टेंशन का कंसेप्ट शुरू किया था मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए। ठीक है, बट जो मर्क्यूरी है उसका साइज़, थोड़ी डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, तो वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में नहीं होती, और उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे ग्रेविटी के अगर तो निग्लिजिबल हैं तो लिक्विड सफेरिकल होगा, बट अगर लिक्विड थोड़ा लार्ज अमाउंट में है तो उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी लार्ज लग रही है क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में लिक्विड है, तो उस केस में जो ड्रॉप है वो थोड़े से फ्लैटेंड हो जाएंगे, ओवल हो जाएंगे। लेकिन जो रेन ड्रॉप्स हैं वो परफेक्टली सफेरिकल होंगी क्योंकि वो छोटी होती हैं और उन पे ग्रेविटी का इफेक्ट थोड़ा कम लगता है, बट मर्क्यूरी इज ओवल इन शेप। ठीक है, सेकंड सुनिए, अगर हम ऐसे
एक कंटेनर में यहाँ से किसी हाइट से एक छोटा सा ऐसे यहाँ बीकर पकड़ा है और यहाँ से हम लेड के ड्रॉप्स नीचे फेंक रहे हैं। तो लेड बच्चे एक बिल्कुल कंटिन्यूटी में, जैसे पानी गिरता है कंटिन्यूटी में, वैसे नहीं गिरती, ड्रॉप्स में गिरती है और जैसे ही वो पानी में जाएगी ऐसे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जाएगी। तो जो इसके मोल्टन लेड के ड्रॉप्स हैं, मोल्टन लेड ड्रॉप्स, ये आर ऑल्सो स्फेरिकल। रीज़न क्या है कि जब मोल्टन लेड को हम पोर कर रहे हैं वाटर में फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो जो उसकी स्ट्रीम बन रही है वो ब्रेकअप हो जाएगी स्मॉल पार्ट्स में और सॉलिड हो जाएगी और स्मॉल ड्रॉप्स की शेप ले लेगी इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्लियर? जैसे एक पेंट का ब्रश है, पेंट के ब्रश को जैसे ही हमने ऐसे वाटर में डिप किया तो उसके हेयर सारे ऐसे खुल जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही हमने इस पेंट ब्रश को ऐसे बाहर निकाला तो सारे के सारे ऐसे उसके जो हेयर हैं वो क्लिंग टुगेदर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे ही हमने ब्रश को पानी से बाहर निकाला उसके ऊपर यहाँ पे क्योंकि पानी चिपक गया ना, एक वाटर की फिल्म बन जाती है। जो फिल्म है उसका एरिया रिड्यूस होएगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो मिनिमम एरिया एक्वायर करने के लिए ये जो सारे हेयर हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, दे आर क्लिंग टुगेदर। आई एम रिपीटिंग अगेन, जैसे ही ब्रश को हम बाहर निकालते हैं जो उसकी ब्रश है उस पर वाटर की फिल्म बन जाती है हेयर और इसके बीच में, जो टिप्स है उसके बीच में, ठीक है। तो टू रिड्यूस द एरिया ऑफ द फिल्म ड्यू टू सरफेस टेंशन, हेयर आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर एंड दे फॉर्म वन टिप, ऐसे टिप की फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल सुनिए, जब हम लिक्विड में कपूर डालते हैं, जैसे कैम्फर बोलते हैं, तो कैम्फर जैसे ही पानी में डिजॉल्व होके सरफेस पे आता है तो वो डांस करता रहता है, मतलब एक जगह पे रुकता नहीं है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। उसका रीज़न क्या है? जो कैम्फर के पीस हैं उनकी जो शेप है वो बड़ी इरेगुलर होती है। इरेगुलर शेप होने की वजह से वो जब पानी में डिज़ोल्व होता है उसके ऊपर सरफेस टेंशन के अनइवन फोर्सेस लगते हैं। सरफेस टेंशन के फोर्सेस आर अनइवन, इरेगुलर से, कहीं पर ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो इक्विलिब्रियम सा सेट नहीं होता। तो इसलिए इरेगुलर मैनर में कैम्फर के ड्रॉप्स कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, तो ऐसे बोलते हैं बिट्स ऑफ कैम्फर डांस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। बिकॉज जब स्मॉल पीस ऑफ कैम्फर आर प्लेस्ड ऑन द वाटर, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाती है और पीसीज ऑफ कैम्फर्स हैव इरेगुलर शेप, तो वो अनइवनली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उस पर सरफेस टेंशन के अनइक्वल फोर्सेस लगते हैं, तो इरेगुलर मैनर में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ठीक है। एक इसकी एग्जांपल और सुनिए सरफेस टेंशन की। सपोज करो वाटर में हमने वाटर है ऐसे और यहाँ पे हमने एक बोट सी कार्डबोर्ड से या उससे कह लो वुडन की छोटी सी बोट बना ली, ठीक है, ऐसे बोट सी, और यहाँ पे हमने सोप अटैच कर दिया इसके साथ। अब क्या होगा, ये जो सोप ए एंड से अटैच करने से सोप पानी में डिज़ोल्व होगा और सरफेस टेंशन ए पे डिक्रीज हो जाएगी। जब भी सोप पानी में घुलता है तो पानी की सरफेस टेंशन कम हो जाती है, तो इधर सरफेस टेंशन कम है और इधर तो सोप लगाया नहीं है तो यहाँ पे सरफेस टेंशन हाई है, तो हाई से सरफेस टेंशन के फोर्सेस इधर ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये जो बोट सी बनाई है ये आगे को बढ़ जाएगी सोप अटैच करने से, और तब तक आगे को बढ़ती जाएगी जब तक सोप की पूरी लेयर बन नहीं जाती। सोप पूरा डिसॉल्व हो जाए और नीचे लेयर बन जाएगी ना, फिर सरफेस टेंशन सेम हो जाएगी पूरे सरफेस की, तब ये मूव नहीं करेगी। अदरवाइज ये जो मैंने बताया वुडन बोट है ये आगे को अटैच कर मूव करती जाएगी। क्लियर? और सरफेस टेंशन की बच्चे ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। स्मॉल इंसेक्ट्स, ये भी अब आप बिल्कुल कंसेप्ट्स लगा सकते हैं, सेम सरफेस टेंशन का कंसेप्ट है, तो आप इन्हें पढ़िए बुक से और नोट्स बनाइए इनके। ऐसी और बहुत सारी आपकी बुक्स में एंडलेस एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है, जिन्हें अब आप खुद पढ़ सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो सरफेस टेंशन है ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे फर्स्ट फैक्टर अगर मैं टेम्परेचर को डिस्कस करूं तो वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन फ्लूइड्स की या लिक्विड्स की डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
It decreases with increase in temperature. With increase in temperature. बच्चे होता क्या है, द डिक्रीज ऑफ सरफेस टेंशन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एवरेज सेपरेशन जो है ना लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की, वो चेंज हो जाती है, लार्ज हो जाती है. मीन्स सारे मॉलिक्यूल्स लार्जर डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स थर्मल एनर्जी गेन करते हैं, और थर्मल एनर्जी के गेन करने से रैंडमली मूव करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं. तो जो सेपरेशन है ना मॉलिक्यूल्स की, वो बढ़ जाती है. तो मॉलिक्यूल जब ज़्यादा डिस्टेंस से सेपरेट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली टेंशन फोर्सेस और बढ़ जाएंगे, सरफेस और खींचेगा, क्योंकि सेपरेट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से. इसलिए सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी. अगर हम इम्प्योरिटी जो है उसको बढ़ा दें तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट होगा? बच्चे ये डिपेंड करता है इम्प्योरिटी है कैसी. सरफेस टेंशन इंक्रीज भी हो सकती है इम्प्योरिटी के साथ, और डिक्रीज भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी. जैसे पानी में अगर नमक NaCl और अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दें, उन सॉल्यूट्स की बात करें, तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है. बट अगर हम फिनोल की बात करें, यहाँ पे सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी नमक डालने से. बट अगर हम फिनोल जैसे सब्सटेंस की बात करें तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. इसकी एक और एग्जांपल सुनिए. जैसे जो एंटीसेप्टिक्स हैं, जैसे डिटॉल है, सबने देखा ही होगा. एंटीसेप्टिक और कौन कौन से होते हैं? डिटॉल है और सेवलॉन टाइप. उनकी सरफेस टेंशन लो बनाते हैं. जब वो मैन्युफैक्चर होते हैं तो उनकी लो सरफेस टेंशन रखते हैं. उसका रीज़न क्या है? अगर सरफेस टेंशन लो होगी तो जो एंटीसेप्टिक है वो वाउंड पे अच्छे से फैल जाएंगे, एकदम से फैल जाएंगे. जैसे कॉटन के साथ टच किए, लो सरफेस टेंशन होने की वजह से ज़्यादा एरिया एक्वायर करेंगे और फैल जाएंगे. तो इसलिए ड्रॉप्स की जो फॉर्मेशन है वो कम रहेगी. मैं रिपीट कर रही हूँ, एंटीसेप्टिक्स have low surface tension, so low surface tension prevent the formation of drop and they easily spread over the wounds. ठीक है. नेक्स्ट, ऑयल जो है वो वाटर के सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है. आपने